Good evening to everyone. Hi, I'm Lakshmi Pandey. Welcome to संस्कृत पाणि प्रयागराज यूट्यूब चैनल। आज हम लोग आपके साथ फिर से कनेक्ट हो गए हैं नई क्लास लेकर के। और हमारी ये क्लास वही पुरानी क्लास से ही अटैच है। ये झारखंड की जनजातियां चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे थे वही पार्ट इसे रिकॉन्टिन्यू करेंगे हम लोग, क्योंकि इसके अंदर कुछ जनजातियां अभी भी बाकी रह गई हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि झारखंड में 32 प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं। उसमें से मैंने आप लोगों को 4 प्रकार की जो मोस्ट वैल्यूएबल प्रजातियां हैं उनके बारे में मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। आज मैं उसके आगे आपको बताऊंगी जो एग्जाम पर्पज से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें वैसे 32 जनजातियां हैं। तो अगर हम 32 जनजातियों को लेकर के चलेंगे तो फिर हमारा ये सेशन पूरे एग्जाम तक ही चलता चला जाएगा। तो इसलिए जो एग्जाम पर्पज से जो इम्पोर्टेंट्स हैं, क्योंकि 20 क्वेश्चंस आपके जीएस में आने हैं झारखंड में, ठीक है। तो उसके पर्पज से जो टॉपिक्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है बस हम वो वही गेन करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें बहुत डीप में नहीं जाना है। हम आईएएस और पीसीएस के एग्जाम तो दे नहीं रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब आज हमारी जो नई जनजाति है मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने आपको क्या कौन कौन सी जनजाति पढ़ा दी है। मैंने आपको संथाल पढ़ा दिया है, मैंने आपको उरांव पढ़ा दिया है, मैंने आपको मुंडा पढ़ा दिया है, और एक लास्ट जनजाति थी जो कि हो जनजाति थी। हो जनजाति के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये 4 जनजातियां हैं जो कॉन्टिन्यूटी में झारखंड की क्या है, सबसे बड़ी जनजातियां हैं। फर्स्ट नंबर संथाल, सेकंड नंबर उरांव, थर्ड नंबर मुंडा एंड फोर्थ नंबर इज हो। तो हमने संथाल, उरांव और मुंडा को रीड कर लिया है। आज हम लोग हो जनजाति के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो चलिए लेट्स स्टार्ट अवर क्लास एंड डू इट कंटिन्यू। की झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है, चौथे नंबर की झारखंड की बड़ी जनजाति है अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि ये किस प्रजातीय समूह के हैं। इनका प्रजातीय समूह देखेंगे हम लोग, फिर इनकी प्रतिशतता देखेंगे झारखंड की पॉपुलेशन के कंपैरिजन में, और इसी के साथ हम इनकी भाषा देखेंगे कि किस भाषा के समूह में आते हैं और कौन सी भाषा बोलते हैं ये लोग। और इनके बारे में कुछ क्वालिटीज हैं, यानी कि इनके गुण, उसके बारे में देखेंगे हम। चलिए तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये किस प्रजातीय समूह के हैं। तो ये लोग भी मुंडा जाति की जगह मुंडा जाति की तरह प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड प्रजातीय समूह के हैं। इनकी प्रतिशतता संथाल की 35% थी, उरांव की 18.14% थी, मुंडा की 14.56% थी, और हो की प्रतिशतता जो है वो 9.23% है। ओके, इनकी भाषा क्या है? इनकी भाषा भी हो ही है। अब इनका ये देख लेंगे ये किस भाषा परिवार में आते हैं। तो ये जो है ऑस्ट्रो एशियाटिक या फिर मुंडा भाषा परिवार समूह में ही आते हैं। मुंडा भाषा परिवार समूह में ही आती हैं इनकी जो भाषा होती है। इनकी क्वालिटीज क्या हैं? देखिए मैंने आपको अभी तक जो बाकी मैंने 3 जनजातियां पढ़ाई हैं उनके बारे में मैंने आपको कोई क्वालिटी नहीं बताई है, क्योंकि वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। लेकिन इनकी और एक आपको खरवाड़ जनजाति, ये 2 जनजातियां ऐसी हैं कि इनकी क्वालिटीज आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो इनकी क्वालिटी के बेस पर बनते हैं। तो इनके अंदर क्या क्वालिटी होती है? पहले तो ये होता है कि इनके अंदर दाढ़ी और मूछें बिल्कुल भी नहीं होती हैं। पुरुष में दाढ़ी मूछे बिल्कुल भी नहीं होते हैं।
और दूसरी क्वालिटी इनकी ये है जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये ईमानदार होते हैं, ईमानदार होते हैं, सहयोगी होते हैं और सहचर होते हैं। तो ये इनकी क्वालिटीज हैं। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। हो जनजाति जो है वो झारखंड में चौथे नंबर पे पाई जाने वाली बड़ी जनजाति है। इनका प्रजातीय समूह प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड है, मुंडा जाति की तरह। प्रतिशतता इनकी 9.23% है। भाषा इनकी हो ही है। और गुण क्या है इनका? दाढ़ी मूछ बिल्कुल नहीं होता और ये ईमानदार और सहयोगी सहचर होते हैं। ठीक है, अब इनका संकेंद्रण स्थान देख लेते हैं कि ये झारखंड राज्य में कहाँ पर अधिक पाए जाते हैं। संकेंद्रण, संकेंद्रण मतलब कि ये झारखंड के किस राज्य में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। तो 5 प्रमंडल मैंने आपको बताए थे, मैं एक बार फिर से रिकॉल करा दे रही हूँ। पलामू था, उसके बाद था पश्चिमी सिंहभूम, उसके बाद था सरगना, संथाल सरगना, उसके बाद था दक्षिणी सिंहभूम और लास्ट में क्या था? कोल्हन। तो ये जो है हो जनजातियां वो कोल्हन प्रमंडल में पाए जाते हैं, कोल्हन प्रमंडल में। ये दक्षिणी पूर्वी इलाका है। ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है कि इनकी लिपि कौन सी है। लिपि वाला क्वेश्चन जिस जिस जनजाति में आया हुआ है वो लोग आप ध्यान से देख लेंगे क्योंकि एकदम फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। इनकी लिपि का नाम है बारुड़ चिकी लिपि, बारुड़ चिकी लिपि। तो ये इनकी नॉर्मल इंफॉर्मेशन थी किसकी? हो जनजाति के लिए। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया इनके गुण दाढ़ी मूछ बिल्कुल नहीं होते, ईमानदार सहयोगी होते हैं। इनका संकेंद्रण मतलब ये किस स्थान पर ज्यादा पाए जाते हैं झारखंड राज्य में? तो ये कोल्हन प्रमंडल में दक्षिणी पूर्वी इलाके में ज्यादा पाए जाते हैं। और इनकी लिपि जो होती है वो बारुड़ चिती लिपि होती है। ओके, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि हो जनजाति का सामाजिक जीवन कैसा होता है। सामाजिक जीवन, चलिए अब इनके गोत्र देखेंगे हम, इसमें कितने होते हैं। उसके बाद इनके यहाँ विवाह किस रूप में प्रचलित है। पोरा किसे कहा जाता है? एक नई चीज आपको सुनने को मिल रही है इसमें। पोरा या परहा, सॉरी परहा कहते हैं। इनकी शासन प्रणाली कैसी है? ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है? शासन प्रणाली ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है? और इसके बाद हम ये देखेंगे इनके यहाँ एक चीज और प्रचलित है,
चलिए इसको मैं विवाह के रूप में ही बता दूंगी। इनके यहाँ टोटल 80 गोत्र पाए जाते हैं, ठीक है। और इनके यहाँ जो विवाह है, यहाँ भी बहिर्मुखी विवाह होता है या बहिर्विवाह होता है, यानी कि एक ही गोत्र में विवाह नहीं होता। और इनके यहाँ पे एक चीज ये फेमस है कि हमारे यहाँ जर्नली क्या होता है कि लड़की वाले के घर वाले लड़के वाले के यहाँ जाते हैं लड़की का रिश्ता लेने के लिए, ठीक है। यानी कि शादी की बात करने के लिए लड़की के घर वाले लड़के के यहाँ जाते हैं। लेकिन इस जनजाति में, हो जनजाति में, उसका उल्टा होता है, वर के घर वाले वधू के घर जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, वर पक्ष विवाह के लिए वधू के यहाँ जाता है। ओके, परहा जो होता है ये 12 गांवों के समूह को बोलते हैं, यानी जब 12 गांव इकट्ठे होकर के एक समूह बनाएंगे तो उसको यहाँ पे परहा शब्द का दिया गया है। शासन प्रणाली इनकी मुंडा शासन प्रणाली के अनुसार चलती है, मुंडा शासन प्रणाली के अनुसार। ग्राम प्रधान को यहाँ पर क्या कहा जाता है, ग्राम प्रधान को मुंडा जाति की तरह यहाँ पे मुंडा ही कहा जाता है, यानी कि लगभग ये मुंडा जनजाति से ही मिलती जुलती है, ठीक है। इसके बाद एक पॉइंट इसका और है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है बाकी जनजातियों की तरह, इनका युवा गृह, ये इंपॉर्टेंट है युवा गृह। तो इसके युवा गृह को हम लोग जो कहते हैं गेतियोरा। इसके पहले जो हमने मुंडा जनजाति पढ़ी थी उसमें गित्तियोरा है, यानी ग पे छोटी की मात्रा है, और इसमें क्या है, गेतियोरा है, सॉरी गोतियोरा। तो गी में और गो में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, ठीक है। उसमें गित्तियोरा बोलते थे, इसमें गोतियोरा कहते हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसे बॉक्स में डाल दिया है, ठीक है। इसके बाद आप ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको इनका धार्मिक व्यवस्था बता देती हूँ, तो ये जनजाति भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। एक बार फिर से देख लीजिए, हो जनजाति किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, हो जनजाति के। सामाजिक जीवन, गोत्र 80 होते हैं इनके, विवाह बहिर्विवाह है, और इसमें वर पक्ष जो है विवाह के लिए वधू के यहाँ जाता है। परहा यहाँ 12 गांवों के समूह को बोलते हैं, 12 गांवों के समूह को कहते हैं। शासन प्रणाली इनकी मुंडा शासन प्रणाली है, ग्राम प्रधान को मुंडा कहा जाता है। और इनका युवा गृह यानी कि प्रशिक्षण संस्थान, जहाँ पे इनके बच्चों को शिक्षित किया जाता है, प्रशिक्षण संस्थान, इसको गोतियोरा कहते हैं। आप लोग इसे लिख लीजिए। चलिए अब इसके बाद हम इनके धर्म के बारे में थोड़ा सा है, 1-2 पॉइंट उनको जान लेते हैं, क्योंकि जो मेन जनजातियां थी हम उनके बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। जितनी नॉलेज उनके बारे में रखनी थी, ये जातियां हैं कुछ ऐसी 32 जातियों में से, तो इनके बारे में थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन रखना ही हमारे लिए काफी है। तो इनके जो धर्म देवता होते हैं उनको सिंह बोंगा कहा जाता है। आपने अभी पिछली जाति में भी पढ़ा था, ये मुंडा जाति में, वहां पे भी उनके देवता को सिंह बोंगा ही कहा गया था। और इनके त्योहार जान लीजिए कौन से इंपॉर्टेंट हैं। मागे बाहा डमरी, मागे बाहा डमरी 5 त्योहार हैं इनके। होरो जोमनामा, होरो जोमनामा, ये इनके 5 त्योहार हैं। और इसी के साथ ही हमारा हो जनजाति यहाँ पे समाप्त होता है, ठीक है। फिर से देख लेते हैं,
धर्म देवता इनके सिंगबोंगा ही है, जैसे कि मुंडा जनजाति में भी थे। और त्योहार इनके क्या है? मांगे, बाहा, डमरी, होरो, जोमनामा। झारखंड की पांचवी सबसे बड़ी जनजाति जो है, पांचवी बड़ी जनजाति, ये कुछ हद तक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्या है, आपने अभी अक्सर नाम जल्दी में सुने हैं। कुछ हमारे स्टूडेंट जो हमारे सिविल सर्विसेज में पास आउट होकर के आए हैं, तो उसमें कुछ ऐसे भी नाम सुनने को आपको आए हैं तो वो जनजातियों के ही प्रकार, लेकिन उन्होंने क्या किया है कि अपने आप को वो राजपूत कहलाते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में ये इंफॉर्मेशन है, इसलिए उसके पर्पज से ये जनजाति इंपॉर्टेंट है। पांचवी बड़ी जनजाति, उसका नाम है खरवार। यह ऐसी जनजाति, यह अपने आप को जनजाति ना मानकर उच्च हिंदू राजपूत मानते हैं। ओके, तो ये इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी है कि अपने आप को जनजाति नहीं मानते, ये अपने आप को राजपूत मानते हैं। ठीक है, अब इनका संकेंद्रण कहाँ है, यानी ये सबसे ज्यादा किस एरिया में पाए जाते हैं? तो ये सबसे ज्यादा पलामू जिले में पाए जाते हैं, या पलामू प्रमंडल भी कह सकते हैं। पलामू प्रमंडल में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। इनकी भाषा समूह द्रविड़ भाषा समूह है, और इनकी भाषा भी क्या है? खरवार ही है। भाषा भी इनकी खरवार ही है। यह लोग खेरी झार नामक स्थान से आए थे। खेरी झार नामक स्थान से आए थे। इसलिए इन्हें खरवार कहा जाता है। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा इनके बारे में। खरवार जनजाति ये झारखंड की पांचवी बड़ी जनजाति है। यह अपने आप को जनजाति ना मानकर उच्च हिंदू राजपूत मानते हैं, और इनका जो संकेंद्रण स्थान है वो पलामू प्रमंडल है। इनकी भाषा समूह द्रविड़ भाषा समूह है, और इनकी भाषा भी खरवार ही है। खरवार या खरवारी कह सकते हैं। यह लोग खेरी झार नामक स्थान से आए थे, जिसकी वजह से इनको खरवार कहा जाता है। ठीक है, आप लोग इसे लिख लीजिए। चलिए इसके आगे चलते हैं।
खरवार जनजाति में 4 उपजातियां पाई जाती हैं। इनके नाम आपको याद रखने हैं। खरवार जनजाति में 4 उपजातियां पाई जाती हैं। जाती हैं, इनके नाम क्या क्या हैं ये याद रखेंगे। आपने माझी सुना होगा, आपने राउत सुना होगा, और आपने महतो और भोगता भी सुना होगा। महतो और भोगता, ये 4 जो है इनकी उपजातियां हैं। आपने सुना होगा ना कि कोई लोग जब अपना नाम लिखते हैं तो उसके टाइटल में कहीं पे राउत यूज कर देते हैं, कहीं महतो यूज करते हैं, कहीं भोगता, कहीं माझी। तो ये खरवार की ही उपजातियां हैं, ठीक है। तो ये आप जानते रहिएगा। इसके बाद है सेकंड पॉइंट है कि इनमें युवा गृह नहीं होता है। इनमें युवा गृह नहीं होता है, यानी कि ये इनके यहाँ पर प्रशिक्षण संस्थान की कोई व्यवस्था नहीं है, युवा गृह नहीं होता है। और इनके यहाँ सबसे बड़ी खासियत है, इनके यहाँ पे बाल विवाह प्रचलित है। और इनकी जो सबसे बड़ी क्वालिटी है, सबसे बड़ी क्वालिटी है, इस पे सीधा प्रश्न आता है, ये सत्य और ईमानदारी के लिए कुछ किसी भी हद तक जाने पर ये जा सकते हैं। ये सत्य और ईमानदारी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ओके, चलिए फिर से। खरवार जनजाति में 4 उपजातियां पाई जाती हैं, जिसमें माझी, राउत, महतो और भोक्ता, ये 4 उपजातियां हैं। इनमें युवा गृह नहीं होता, यानी कि प्रशिक्षण संस्थान की कोई व्यवस्था नहीं है। बाल विवाह इनके यहाँ प्रचलित है, और सत्य और ईमानदारी के लिए ये लोग कुछ भी कर जाने को तैयार होते हैं। ये सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, झारखंड की कौन सी ऐसी जनजाति है जो सत्य और ईमानदारी के लिए अपनी जान भी दे सकती है। ठीक है, तो वो कौन सी जनजाति है? वो खरवार जनजाति है। ओके, अब इसी के साथ एक चीज और देखते हैं, फिर हमारी ये जनजाति भी खत्म हो जाएगी। इनके देवता का नाम लिख लीजिए, यहाँ पर मैं बना दे रही हूँ शॉर्ट में। इनके देवता भी सिंह बोंगा ही हैं, सिंह बोंगा हैं। और बाकी जितनी भी चीजें होती हैं इनकी धर्म से रिलेटेड, क्योंकि ये अपने आप को हिंदू धर्म मानते हैं, हिंदू धर्म का, तो इन्होंने सारी चीजें हिंदू धर्म की अपना ली हैं। ठीक है, तो जितना भी क्रियाकलाप धार्मिक रूप से होता है ये सब लोग हिंदू धर्म के अनुसार करते हैं, तो इसलिए इनका नाम देवता सिंह बोंगा है। और ये हिंदू धर्म को अपनाने के कारण सारा क्रियाकलाप हिंदू धर्म के अनुसार करते हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं, यह इन्होंने अपनाया हुआ है। ठीक है, तो हमारी 5वीं बड़ी जनजाति खरवार जनजाति भी इस टॉपिक पर यहीं पर कंप्लीट होती है। तो आप लोग जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो अब अपनी जो है आज की लास्ट जनजाति के बारे में हम पढ़ेंगे, जो हमारे लिए एग्जाम पर्पज से इम्पोर्टेंट है। बाकी तो आप सबके नाम जानते हैं, भूमिज हो गए और ऐसे ही 2-4 और जनजातियां जो हैं, लेकिन जो मेरी इम्पोर्टेंट जनजातियां थी आपके एग्जाम पर्पज से, मैं उनके बारे में आपको पढ़ा चुकी हूँ। और उसमें हमारा एक लास्ट जो है वो भी लिखवा दे रही हूँ मैं आप लोगों को। 6ठी बड़ी जनजाति, उस जनजाति का नाम है खड़िया जनजाति। खड़िया, ये झारखंड की 6ठी बड़ी जनजाति है। अब इसमें हम जानेंगे कि इनका संकेंद्रण कहाँ पर है, खड़िया का मतलब क्या होता है,
खड़िया का मतलब क्या होता है? और इसके बाद हम ये जानेंगे कि इनका प्रजातीय समूह क्या है। इसके बाद हम जानेंगे कि इनको 3 वर्गों में बांटा गया है। इन्हें 3 वर्गों में बांटा गया है। चलिए, इनका जो संकेंद्रण है वो रांची और सिंहभूमि में है, यानी ये रांची जिले में और सिंहभूमि जिले में ज्यादा पाए जाते हैं। उसके बाद खड़िया का मतलब होता है पालकी। बैठने वाली है, खाने वाली नहीं है। प्रजातीय समूह जो है इनका वो प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड है। प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड। इन्हें 3 वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहले है पहाड़ी खड़िया। पहाड़ी खड़िया जो है ये एक गरीब किस्म के जनजाति है, यानी कि ये क्या है, वनों में निवास करते हैं। इनका समाज से कोई लेना देना नहीं है, वनों में निवास। उसके बाद है दूध खड़िया। दूध खड़िया। और तीसरा है आपका ढेलकी खड़िया। देखिए, जो पहाड़ी खड़िया हैं वो वनों में निवास करते हैं, तो यानी वो गरीब हैं। ढेलकी खड़िया जो है ये मिडिल क्लास की हैं, यानी कि अपने आप को इन्होंने थोड़ा बहुत डेवलप किया है, जिसको हम बोल सकते हैं मध्यम वर्ग कह सकते हो। ये वनों में निवास के कारण ये क्या है, गरीब होते हैं, गरीब वर्ग जिसे कह सकते हैं। और सबसे ज्यादा संपन्न कौन है इसमें, दूध खड़िया होते हैं, क्योंकि ये व्यापार में पूर्ण रूप से संलग्न हो गए हैं, संपन्न होते हैं, संपन्न वर्ग। ठीक है। छठी बड़ी जनजाति है खरवार जनजाति। संकेंद्रण इनका रांची और सिंहभूमि जिले में है। खड़िया का मतलब होता है पालकी। अब ये जिले थे, वैसे तो ये लोग उड़ीसा में और असम राज्य में भी पाए जाते हैं, झारखंड के अलावा। ठीक है। प्रजातीय समूह इनका प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड है। इन्हें 3 वर्गों में बांटा गया है, ये इंपॉर्टेंट है इनके 3 वर्ग। पहाड़ी खड़िया जो कि गरीब वर्ग में आते हैं, दूध खड़िया जो सबसे संपन्न है, और ढेलकी खड़िया जो है वो मध्यम में है। तो क्या है, ढेलकी खड़िया जो है वो मिडिल यानी मध्यम वर्ग में है। उसके बाद जो है हमारे दूध खड़िया जो है वो सबसे ज्यादा संपन्न है। ठीक है, आप लोग संपन्न देख लीजिएगा कैसे रहेगा। इन्हें 3 वर्गों में बांटा गया है। कौन सा है, पहाड़ी खड़िया जो कि गरीब वर्ग में आते हैं। क्यों, क्योंकि ये वनों में निवास करते हैं। इन्होंने अपने आप को बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है, ये आज भी प्रकृति पर पूर्ण रूप से निर्भर हैं। उसके बाद है दूध खड़िया। दूध खड़िया के लोग पूरे संपन्न हैं, क्योंकि इन्होंने व्यापार के साथ अपना हिस्सेदारी शुरू कर दी है। और उसके बाद है ढेलकी खड़िया, ये मध्यम वर्ग में है। ठीक है। अब इनका व्यापार से लेना देना होता है कि ये दूध खड़िया और ये ढेलकी खड़िया जो होते हैं ये लोग कृषि पर निर्भर हैं। ठीक है, कृषि करते हैं ये, इसलिए ये संपन्न है। ठीक है। इस चलिए, इसमें थोड़े से 2-4 पॉइंट और लिख लीजिए बस, उसके बाद हम आज का सेशन यहीं पे एंड करेंगे। ओके, तो चलिए मैं यहीं पर लिख देती हूँ। इनके ग्राम प्रधान कौन है और इनके देवता कौन है। इनके देवता हैं, देवता तो लगभग सबके सेम ही हैं, मैं आपको क्या ही लिखवाऊं, लेकिन इनके देवता थोड़े से अलग हैं। इनके, क्योंकि ये जो है हिंदू धर्म को अपना लिए थे, इसलिए इनके देवता का नाम है बेला भगवान। बेला भगवान या लोग, या उनको ये लोग ठाकुर भी कहते हैं। ठीक है, बेला भगवान या ठाकुर। ओके। और इसके बाद है इनके ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है।
इनके ग्राम प्रधान को प्रधान ही कहते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारे नॉर्मल लैंग्वेज में भी ग्राम प्रधान को प्रधान ही कहा जाता है। और उसके बाद यहाँ पे जातीय पंचायत चलती है जिसको धीरा कहा जाता है, जिसको धीरा कहा जाता है। ठीक है। और एक लास्ट पॉइंट है हमारा कि यहाँ पे एक प्रचलित विवाह है। इनका जो प्रचलित विवाह है वह ओलो लदाए है। इसका मतलब होता है असल विवाह। तो चलिए फिर से थोड़ा देख लीजिए। इनके देवता जो हैं वो बेला भगवान है, जिनको ये लोग ठाकुर भी कहते हैं। ग्राम प्रधान को प्रधान ही कहते हैं। जातीय पंचायत धीरा होती है। और प्रचलित विवाह जो है वो ओलो लदाए है, जिसका मतलब होता है असल विवाह। ठीक है। तो आप लोग इसे जल्दी से लिख लीजिए। तो आज हमने जो बाकी बची हमारी 2-3 जनजातियां थी उनके बारे में पढ़ लिया, जो एग्जाम पर्पज से इम्पोर्टेंट थे। और तो अभी इसी के साथ हम अपना इसका एंड करेंगे सेशन का। और मैंने जितने भी पॉइंट्स लिखवाए हुए हैं आप लोग इसको प्लीज़ एक इम्पॉर्टेंट नोट समझ के, बिना किसी चीज़ को स्किप किए हुए, आप उसको होली वहाँ पे पेपर पे अपने कॉपी में रिटर्न करिए इसको। ठीक है। क्योंकि अगर एक भी चीज़ छूट गई तो आना तो 20 मार्क्स का ही होता है, लेकिन वो एक एक नंबर भी हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। ठीक है। तो आप लोग एकदम केयरफुली करके अपना पढ़ाई करिए। समय भी हमारे पास कम है क्योंकि एग्ज़ाम डेट तो अभी कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन ये है कि मंथ के अकॉर्डिंग जुलाई में अगस्त के फर्स्ट वीक तक एग्ज़ाम हो सकता है। तो उसको देखते हुए आप लोग अपना स्टडी कंटिन्यू करे रहिए। ठीक है। तो आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। नमस्कार।